नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और ये गुड न्यूज है दिल्ली से, जहां आज नए कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, जो पहला गुड न्यूज है वो कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन कर्तव्य निभाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सेंट्रल विस्टा के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया। यह भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सीरीज का पहला भवन है और इस नए भवन में गृह मंत्रालय समेत कई अन्य अहम मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं। कर्तव्य भवन 3 में जो मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं उनके नाम हैं गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई और पेट्रोलियम मंत्रालय। यानी कि अब गृह मंत्री अमित शाह के बैठने की जगह बदल गई है। अब वो नॉर्थ ब्लॉक की जगह इस नई बिल्डिंग में बैठेंगे। गृह मंत्री का नया ऑफिस कर्तव्य भवन की 5वीं मंजिल पर है। इस बिल्डिंग में कौन सा विभाग किस फ्लोर पर है, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पहली मंजिल पर पेट्रोलियम मंत्रालय है, दूसरी मंजिल पर एमएसएमई और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग है, तीसरी मंजिल पर विदेश मंत्रालय है, जबकि चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर गृह मंत्रालय का ऑफिस है। 5वीं मंजिल पर गृह मंत्री का ऑफिस है और 6ठी मंजिल पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है। कर्तव्य भवन का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष बनाना है। गौरतलब है कि अभी केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों के कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं। सरकार की योजना अलग अलग जगह चल रहे इन कार्यालयों और सचिवालयों को सेंट्रल विस्टा के तहत एक जगह लाने की है। इस नई बिल्डिंग की खासियतों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता जीतेंद्र बहादुर सिंह। तस्वीरों में आपको इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, क्योंकि ये खास तरीके से बिल्डिंग पूरी तरीके से डिजाइन की गई है और इस बिल्डिंग में 2 बेसमेंट हैं, ग्राउंड फ्लोर और उसके साथ साथ 6 मंजिलें बनाई गई हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि 850 से अधिक रूम तैयार किए गए हैं और बेसमेंट में 600 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग एक साथ हो सकती है। पूरे भवन में इंडोर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसमें जो अलग अलग मंत्रालय उनके लिए ऑफिस दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ऑफिस है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री बैठेंगे, वो 5वें फ्लोर पर होगा और इसके साथ साथ 4था फ्लोर और 6वां फ्लोर वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए यहां पर निर्धारित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जो मंत्रालय यहाँ पर होंगे उनके लिए पूरी तरीके से पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर अंडरग्राउंड बेसमेंट में दी गई है, यानी कि किसी भी तरीके के से उनको गाड़ी बाहर नहीं लगाना पड़ेगा। और अब बात दिल्ली पुलिस के कामयाबी की। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक सांसद से चेन स्नैचिंग का मामला महज 48 घंटों के अंदर सुलझा लिया है। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज जो है वो यही, और वो ये कि सीसीटीवी से सुलझा सांसद से चेन स्नैचिंग का मामला। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वीआईपी इलाके में सांसद से चेन झपटने के मामले में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लूटी गई चेन, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस केस को सुलझाने में ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। चेन स्नैचिंग के एक हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली। सोमवार को सुबह एक महिला सांसद के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए महज 48 घंटों के अंदर सुलझा लिया गया। सोमवार सुबह चाणक्यपुरी में तमिलनाडु के मयिलादुथुरई लोकसभा क्षेत्र की सांसद आर सुधा टहल रही थीं। इसी समय एक स्कूटी सवार अपराधी ने उनकी सोने की चेन झपट ली थी। वीआईपी इलाके में इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस तत्काल एक्शन में आई और मामला दर्ज कर अपराधी को दबोचने के लिए ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस का रुख किया। टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चेन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी
वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ इसके पोजीशन से हमें 4 मोबाइल फ़ोन चोरी के और एक बाइक जो HN दिन से चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। सीसीटीवी से मिले सुरागों के जरिए पुलिस ने आज एक जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी का नाम सोहन रावत है। वो ओखला इलाके में रहने वाला है। खास बात यह है कि आरोपी सीरियल ऑफेंडर है और उस पर पहले से ही 26 मामले दर्ज हैं। ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज हैं और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे बंद हुआ था और अभी फ़िलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया। पुलिस ने आरोपी के पास से सांसद से छीनी गई चेन बरामद कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और वारदात के वक्त आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उसे भी बरामद कर लिया है। इसने छुपने की कोशिश की थी बट जो कि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था, बट जैसा कि हमने अलग अलग टीमों की मदद से इसको हम एक्टिवली ट्रेल कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विद इन 48 आवर्स इसको वर्कआउट कर। दिल्ली के पौश इलाके में स्नैचिंग की इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने अपराधी को दबोचने के लिए दरअसल एक बड़ा अभियान चलाया था। वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, नई दिल्ली जिला पुलिस और साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अधिकारियों की कई टीमें जांच में लगा दी थी। कितना सर्च अभियान चलाया? ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू 3 जिलों की टीमें लगी हुई थी, उन्होंने इसको वर्कआउट किया। किस तरीके से ट्रैक किया सर, कहां से पकड़ा? सीसीटीवी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो कैमरास लगे उनका भी यूज हुआ है। तो कह सकते हैं कि मतलब पुलिस ने 500 से ज्यादा क्या सीसीटीवी कैमरे पुलिस काफी कैमरे और कितनी टीमें लगी थी? 3 जिलों की डिफरेंट टीम्स लगी थी। 3 जिलों की डिफरेंट टीम लगी थी। और कितना टाइम लगा सर आरोपी तक पहुंचने में और कैसे उस पकड़े? लेस देन 2 दिन में पकड़ लिया था हमने। अपराधी को पकड़ने में सबसे ज्यादा मददगार सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे साबित हुए। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जांच टीमों ने 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें से 900 कैमरे चाणक्यपुरी और आसपास के दूतावासों में लगे थे। और इसी दौरान उन्हें चेन झपटने में माहिर सोहन रावत का सुराग मिला। इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए वो हमारा सीसीटीवी फुटेज था। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। दिल्ली पुलिस के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल चेन स्नैचिंग के मामलों में कमी आई है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना मजबूरी होती थी और घंटों इंतजार के बाद भी लोगों की फरियादें फाइलों में कहीं अटक जाती थी। लेकिन अब बागपत से शुरू हुई एक नई पहल से अब ये मंजर बदलने वाला है। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज़ यही है, और वो ये कि ना अफसर ना दफ्तर, सूचना सेतु ऐप से काम फटाफट। जी हाँ, अब ना बाबुओं की मेज पर बात रुकेगी और ना ही अफसर के दरवाजे पर लंबी कतार लगेगी, क्योंकि अब महज एक क्लिक से सरकार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। बागपत में सूचना सेतु ऐप के जरिए जन सुनवाई को आसान, तेज और सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐप के जरिए एक नई पहल। बिना अफसर, बिना दफ्तर दर्ज होगी शिकायत। अब एक क्लिक से होगा हर समस्या का समाधान। बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी झंझट के अब साधारण नागरिक भी अफसरों से सीधा संपर्क कर सकता है। तकनीक की मदद से यूपी के बागपत जिले में एक नई पहल हुई है, जिसके जरिए प्रदेश के लोग सीधे अफसरों से जुड़ सकते हैं। यानी अब किसी भी फरियादी को अपनी शिकायत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बागपत में भी सूचना विभाग ने सूचना सेतु ऐप के जरिए शिकायत समाधान की नई डिजिटल क्रांति की नींव रखी है, जिसकी मदद से लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। इसमें सूचना विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं की वेबसाइट को भी सेतु ऐप में जोड़ा गया है, प्रत्येक समाचार पत्रों को भी जोड़ा गया है और आपके आधिकारिक कॉन्टैक्ट नंबर जोड़े गए हैं। किस विभाग द्वारा सरकार की कौन सी जन कल्याणकारी योजना चल रही है, किस कार्यालय में चल रही है, इस सूचना सेतु ऐप में इन्हें सभी समाहित किया गया है। ये ऐप आम जनता और अधिकारियों के बीच संवाद का सीधा सेतु बनेगा। इस ऐप में जनपद के हर विभाग के अधिकारियों के मोबाइल नंबर अपलोड किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो कृषि विभाग हो या बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं हों या नगर निकाय से जुड़ी कोई शिकायत। हर शिकायत को लोग सिर्फ एक क्लिक की मदद से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर एक QR कोड लगाया जाएगा। सूचना सेतु ऐप हमारे सूचना विभाग की टीम बागपत द्वारा यह तैयार किया गया। प्रदेश में पहला सूचना सेतु ऐप है। इसमें सरकारी योजनाओं के बारे में, जनपद से संबंधित समस्त सूचनाओं के बारे में एक क्लिक में जानकारी मिल सकती है, जिससे कि आम व्यक्ति को कहीं भी परेशान होना न पड़े। इसके लिए सूचना विभाग द्वारा जगह जगह कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला अस्पताल, अन्य CSC, विकास खंड, अन्य कार्यालयों पर इसका QR कोड भी स्कैन के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि आम व्यक्ति को किसी भी सरकारी विभाग से कोई संबंधित कार्य है तो QR कोड स्कैन कर सके, जिससे कि ये सूचना सेतु ऐप पर जाए। सूचना सेतु ऐप के जरिए अपनी समस्या संबंधित विभागीय अधिकारी तक सीधे पहुंचाने के अलावा लोग इस ऐप के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं। सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ लेने की प्रक्रिया भी इस ऐप पर मौजूद रहेगी, जिससे लोगों को सरकारी अधिकारियों से जुड़ने में सहूलियत हो सकेगी। सूचना सेतु ऐप बागपत को प्रदेश की डिजिटल शिकायत समाधान प्रणाली का रोल मॉडल बना रहा है। ये पहल न सिर्फ बागपत बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है और इसको लागू किए जाने से सरकारी कामकाज के तौर तरीकों में पारदर्शिता और सुधार दोनों होने की गुंजाइश बढ़ गई है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ेंगे आगे। गुजरात में गंभीरा ब्रिज पर हुई दुर्घटना के बाद केमिकल से भरा एक टैंकर ब्रिज से लटकने लगा था। उसे वहां से सुरक्षित निकालने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन इसमें प्रशासन को सफलता नहीं मिल सकी। आखिरकार करीब 4 हफ्ते के बाद विशेषज्ञों की इसमें सफलता मिली। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो ये कि ब्रिज पर लटकता टैंकर 27 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। देखिए, गुजरात में वडोदरा आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज पिछले महीने 9 जुलाई को अचानक टूट गया था और इस हादसे के दौरान केमिकल से भरा एक ट्रक पुल से लटकने लगा था। इसके बाद इसे वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस मुश्किल ऑपरेशन को आखिरकार मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मरीन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की टीम आखिरकार टैंकर को नीचे से ऊपर उठाने में सफल रही। इसके लिए टैंकर के अगले हिस्से को 2 कैप्सूल बलून से ऊपर उठाया गया और उसके बाद हाइड्रोलिक स्टैंड जैक का उपयोग करके केबल के जरिए टैंकर को वापस खींचकर ब्रिज के किनारे लाया गया। इस ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं ऑपरेशन हेड केतन गज्जर। हमको ये टास्क दिया गया था कि ये थोड़ा चैलेंज है और इसको हमको ट्रक को पीछे लेना है। पहला गवर्नमेंट ने यही बताया था कि भाई ह्यूमन सेफ्टी, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेफ्टी के साथ ये ऑपरेशन करना है। वो हमारे लिए चैलेंज था। दोनों बाजू आप देख सकते हैं पानी था, ब्रिज वीक था, उसकी वजह से बहुत चैलेंजिंग था और हमने यही प्लान किया कि जो भी हमको करना है 900 मीटर दूर रह के ही ऑपरेशन करने का है। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड एंड हम लोग को सक्सेस मिला है। और 27 दिनों तक ब्रिज पर लटके हुए टैंकर को सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में विशेषज्ञों की टीम टैंकर को निकालने में किसी तरह का रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। इस पूरे ऑपरेशन पर हमारी संवाददाता हेताली शाह ने नजर बनाई। सुनिए क्या कहना है उनका। आखिरकार 27 दिन बाद जो गंभीरा ब्रिज पर एक टैंकर लटका हुआ था उसको जो विश्वकर्मा मरीन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर की टीम है उनने बाहर निकाला। जिस तकनीक का उपयोग किया गया, आप देखिए ये लोहे का जो केबल है उससे
जो टैंकर है उसको खींचा गया नीचे, जो कैप्सूल बलून जैसा था उसको नीचे रखा गया, उसको सतह पर लाया गया और उसके बाद 900 मीटर लंबा जो ये लोहे का रोड है उसको ट्रक तक ले जाया गया, वहां पर ट्रक पर बांधा गया और इसको ये आप 200 टन से ज्यादा जो वजन है इसका, इस जैक से उसको खींचा गया और उसके बाद जो है वो पूरा जो ऑपरेशन है ट्रक को बाहर लाने का वो पूरा हुआ है, जिससे अब प्रशासन जो है वो भी अब राहत की सांस ली है। चलिए, हमारी अगली खबर है शेरों की बेशकीमती जान को बचाने से जुड़ी हुई। ये खबर आई है गुजरात से, जहां एक लोको पायलट की समझदारी की वजह से 5 शेरों की जान बच गई। तो हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो यही है कि लोको पायलट की सूझबूझ से 5 शेरों की बची जान। ये मामला है गुजरात के जूनागढ़ और वेरावल के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक का। सोमवार की सुबह जूनागढ़ से सुबह 7 बजे चली ट्रेन करीब 8 बजे बिलखा से गुजर रही थी। तभी लोको पायलट बिलराम और सहायक पायलट हरदीप की नज़र ट्रैक पर खड़े शेरों के झुंड पर पड़ी। शेर, शेरनी और उसके 3 शावक रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे। शेर के पूरे परिवार को देखते ही लोको पायलट और सहायक पायलट ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया और इस तरह दोनों लोको पायलटों ने अपनी सतर्कता और सूझबूझ से एक शेरों के पूरे परिवार को रेल के पहिए के नीचे आने से बचा लिया। ट्रेन रोकने के बाद लोको पायलटों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के ट्रकर ने शेर के पूरे परिवार को पटरी से दूर किया, जिसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। हमने अपने लोको पायलट को भी बहुत ही संवेदनशील और इस मामले में सजग रहने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्ष 2024-25 में कुल 159 शेरों की रक्षा हमारे कर्मियों द्वारा की गई। 2025-26 में अभी तक यह संख्या 29 है। इसी प्रक्रिया में अभी 4 अगस्त को हमारे लोको पायलट्स ने 5 शेरों के एक परिवार को इस किसी भी ट्रेन के चपेट में आने से बचाया है। यह उपलब्धि हम लोग लगातार हासिल करते रहेंगे। चलिए, अब बात वन्य जीवों से जुड़ी खबर की। कोटा में अब लोग शेर, बाघ, लेपर्ड और भालू जैसे जानवरों को गोद ले सकेंगे। हमारी छठी गुड न्यूज़ दरअसल यही है और वो ये कि बाघ, शेर, भालू को गोद लेने का सपना अब लोगों का होगा पूरा। जी हाँ, कोटा में वन्यजीव प्रेमी व संस्थाएं अब चिड़ियाघर के जानवरों को गोद ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें जानवरों के खाने पीने, रहने और इलाज का खर्च उठाना होगा। वन्यजीव विभाग ने इसके लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत लोग बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले जानवरों जैसे शेर, भालू, लेपर्ड, बाघ, हिरन, मगरमच्छ समेत 13 प्रजातियों के करीब 85 से ज़्यादा वन्यजीवों को गोद ले सकेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वन्यजीव को गोद लेने पर कितना खर्च आपको आने वाला है। अगर कोई बाघ को गोद लेता है तो सालाना खर्च 6,72,000 रुपये है, जो कि महीने के हिसाब से 56,000 रुपये है। शेर को गोद लेने के लिए 5,16,000 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति या संस्था लेपर्ड को गोद लेता है तो उसे 3,84,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह भेड़ियों को गोद लेने के लिए 1,80,000 रुपये देने होंगे। तो सियार को गोद लेने के लिए 96,000 रुपये आपको लगेंगे। वन्यजीव को गोद लेने वाले व्यक्ति या संस्था को बायोलॉजिकल पार्क में विजिट की छूट की जाएगी। साथ ही जानवरों के पिंजरे के आगे उनका नाम भी बोर्ड पर लगाया जाएगा, जिसे वे अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। वन्यजीव विभाग के डीएफओ अनुराग भटनागर के मुताबिक अभी तक एनटीपीसी अंता की ओर से 7 जानवरों को गोद लेने का प्रस्ताव मिला है। भाई बहन को प्यार और विश्वास की डोर से बांधने वाले पर्व रक्षाबंधन की अब बात करेंगे। राखी का त्यौहार आने वाला है। 9 अगस्त को पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मनाएगा, जिसके लिए अभी से देश भर के बाजार में राखियां ही राखी नजर आ रही हैं। ऐसे में हमारी अगली गुड न्यूज़ जो है वो यही है, वो ये कि भाइयों तक बहनों की राखी सुरक्षित पहुंचाने की पहल। जी हाँ, अलवर से लेकर मुजफ्फरपुर तक डाक विभाग रक्षाबंधन के पर्व को लेकर फुल एक्शन में है। भाइयों तक बहनों का प्यार समय से पहले पहुंचे, इसके लिए
कहीं नई पहल और नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं कर्मचारियों की संख्या और काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व। धागे से बंधा वो बंधन जो सिर्फ कलाई पर नहीं बंधता बल्कि दिलों को जोड़ता है। नौ अगस्त को देश भर में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जिसके लिए देश भर में बाजार सज गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और काशी से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह कुंदन, रुद्राक्ष, श्रीराम वाली राखियों से भी बाजार सजे नजर आ रहे हैं। खास बात ये कि इस बार बाजार में सोने से लेकर चांदी की राखियां भी देखने को मिल रही हैं, तो वहीं बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियों की भी भरमार है। ये राखियां न केवल देखने में आकर्षक लगती हैं, बल्कि बच्चों को त्योहार के प्रति उत्साहित करने में भी मदद करती हैं। इस बार बाजार में 150 से ज्यादा तरह की राखियां उपलब्ध हैं। रेशम, कच्चे धागे, ब्रेसलेट, मोतियों से बनी राखी और एडी यानी अमेरिकन डायमंड की राखियों की भी खूब डिमांड है। जगह जगह सिर्फ बच्चों की राखी, ट्रेडिशनल राखी से लेकर आपको कुंदन राखी, किड्स वाली राखी, हर एक तरह की वैरायटी जो है इस पूरी बाजार में जो है वो दिखने वाली है। और ज्यादातर लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता भी जो है माल उनको मिल जाता है। तो शुरुआत में सबसे पहले बच्चों की राखी से करूंगी कि इस बार उनके लिए क्या कुछ नया मिलने वाला है उन्हें। बच्चों की राखी में आपको सारी वैरायटी मिलेगी, जैसे कि ब्रेसलेट वाली जो बच्चों को पसंद होती है, इसमें पूरी वैरायटी मिलेगी, जिसमें मोटरसाइकिल बने होंगे बच्चों के लिए। बाजारों में रौनक है, हर गली हर दुकान पर रंग बिरंगी राखियों की बहार है। और इस बार इन राखियों में केवल रंग नहीं, शौर्य और गर्व की गाथा भी है। झांसी में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राखियां तैयार की गईं, जो बहनों की पहली पसंद बनी हुई हैं। इन राखियों में केवल प्यार नहीं, देश के जवानों के लिए गर्व और सम्मान भी है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में राखियों को लेकर एक अनोखा प्रयोग हुआ। बांकुरा में मिट्टी के जरिए खूबसूरत राखियां बनाई जा रही हैं। कारीगर टेराकोटा कला से राखियां तैयार कर रहे हैं। इन मिट्टी से बनी राखियों में धरती की सौंदर्य खुशबू, संस्कृति की गहराई और बहन के हाथों का प्यार झलकता है। ये राखियां न केवल सुंदर हैं, बल्कि हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश भी देती हैं। भाइयों तक बहनों के प्यार को पहुंचाने के लिए डाक विभाग भी फुल एक्शन में है। डाक विभाग ने एक नई सेवा शुरू की है। अलवर में डाक विभाग की ओर से वाटरप्रूफ राखी बॉक्स तैयार किए गए हैं, जिसके जरिए अब बहनें अपने प्यार के साथ मिठाई, गिफ्ट और राखी एक साथ भेज सकती हैं। राखी के लिए बुकिंग के लिए हमारे स्पेशल 2 काउंटर और खोल दिए गए हैं। लोगों में राखी के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। देख लो, काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। राखी भीड़ और मेल भी जो हमारे डिलीवरी के लिए भी आ रही है, मैक्सिमम 50% से ज़्यादा राखी मेल आ रही है। तो आजकल लोग बाबू का क्रेज डाक विभाग से राखी भेजने का क्रेज बहुत ही अच्छा, सुगम और सुविधाजनक है। जो भाई बहनों से कई किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके लिए ज्यादातर बहनें पोस्ट के माध्यम से ही राखियां पहुंचाती रही हैं। लिहाजा इन दिनों पोस्ट ऑफिस विभाग का काम बढ़ गया है, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने हर शाखा को अलर्ट मोड पर रखा है। हर लिफाफा, हर राखी अब तेजी से डिलीवर की जा रही हैं, ताकि हर गांव, हर कस्बे में भाई की कलाई पर बहन का प्यार समय पर पहुंच जाए। मुजफ्फरपुर में रक्षाबंधन से पहले डाक सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए काउंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, साथ ही अतिरिक्त स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है। 2-3 एक्स्ट्रा काउंटर हम चलवा रहे हैं स्पीड पोस्ट वगैरह बुकिंग के लिए, और एसबी तो हमारा नॉर्मल है, जैसे 4 काउंटर चलते थे वैसे चल रहे हैं। अब स्मूथली चल रहा है। मैन पावर भी बढ़ाया गया है राखी को लेकर। मैन पावर तो जो हमारे पास है वो है, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं काउंटर पे, पहले पब्लिक को सर्विस देना। रेशमी धागे में लिपटे बहनों के प्यार को भाइयों तक समय से पहले पहुंचाने के लिए पोस्टल विभाग सक्रिय है, क्योंकि राखी के इस धागे में सिर्फ रेशम नहीं होता, बल्कि यादें होती हैं, वादे होते हैं,
विश्वास होता है और होता है एक एहसास जो इस पर्व को बेहद खास बनाता रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।